हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के लिए क्या रहेगा हमारा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हम जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज होंगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में इस चैप्टर में जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक बातें करते हैं साइंस वालों के लिए ही, कि आपको 10th का सिलेबस 3 पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाले पार्ट में अलग, फिजिक्स वाले पार्ट में, और थर्ड आपका पार्ट रहेगा बायोलॉजी वाला। राइट। आज वाला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। नाम आपको पता चल ही चुका है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। राइट। केमिस्ट्री बोल रहे हैं ना, केमिकल्स के बारे में ही बात करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस वाला। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, कि लाइफ में आपने कभी डेली लाइफ में बहुत कुछ होता है ऐसा। सपोज करो कोई कैंडल है, बर्न करते करते क्या होती है? मेल्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में कैंडल, बर्न करते करते एंड में कैंडल मेल्ट हो जाती है। राइट। ये मेल्टिंग होना, एक वैक्स का शेप चेंज करना, क्या है? एक रिएक्शन ही तो है। बट छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो हमारे आसपास आप चेंजेस देखते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक कैसे चेंजेस होते हैं? फिजिकल चेंजेस। और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। राइट। क्लास 7th में पढ़ा हुआ है आपने। फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होंगे? जो फिजिकल यानी भौतिक रूप से, बोले तो बाहरी रूप से दिख रहे हैं। राइट। बाहर से एक्सटर्नली चेंज हो रहा है सिर्फ। राइट। कोई चीज एक्सटर्नली चेंज हो जाए, दैट मीन्स क्या होगा? वो अभी सिर्फ कितना बदला है? बार बार से। सपोज करो कैंडल मेल्ट हुई थी अभी, वो क्या हुई? वैक्स की वैक्स ही रही, उसने अपनी प्रॉपर्टी बदली, अपना रूप नहीं बदला। दैट मीन्स वो किस चेंज में आएगा? फिजिकल चेंजेस में। बट आपने कभी नोटिस किया कि जो चीज बर्न हो गई, सपोज करो एक वुड, एक लकड़ी बर्न हो जाती है जब, तो क्या होता है? वो लकड़ जल जल जाने के बाद लकड़ी क्या बन जाती है? राख बन जाती है, ऐश बन जाती है। राइट। तो वो जो वुड ऐश में बदली, वो क्या है? एक केमिकल चेंज है। राइट। एक केमिकल चेंज है। क्लियर है? अब ये केमिकल चेंजेस जो हैं एक रिएक्शन ही कर रहे होते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस के बारे में, उन्हीं प्रतिक्रियाओं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सपोज करें मैंने बोला कि ये रिएक्शन हो रही है, तो जो पर्टिकुलरली सामने हमारे एक्सटर्नली रिएक्शन हो रही होती है वो क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। और साथ में अगर साइंटिस्ट उसको लिख कर दिखा रहा है तो हम क्या बोलते हैं? उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जो हमने एक पेपर पे नोट की। क्लियर है? सपोज करो आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जब लकड़ी जलती है तो उसमें क्या जलता है? मेनली कार्बन जलता है। क्या जलता है? कार्बन जलता है। और किसी भी चीज को जलने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, जो कि मेनली क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जब भी कोई कार्बन, यानी कोई, मैं अभी के लिए बात कर रही हूँ कि लकड़ी जली यानी कार्बन जला, ऑक्सीजन की मदद से जलता है, तो क्या निकलता है? साथ में एक गैस निकलती है, आपको नाम पता ही है, जिसे क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना किससे बना? कार्बन और ऑक्सीजन से बना। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो रिएक्शन हुई है ये कुछ इस तरह से हुई थी, जहां एक लकड़ी जली थी, हवा की प्रेजेंस में जली थी, और उसमें से धुआं निकला था, और वो धुआं क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन अब हम बड़ी क्लासेस में क्या डिस्कस करेंगे? इनकी इक्वेशंस यानी इनके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। राइट। फॉर्मूला क्या कहता है कि कार्बन क्या होता है हमारा? सी। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। आपको छोटी क्लासेस यानी 9th में आप कह सकते हैं, आपके प्रीवियस क्लास में ये बताया गया था कि कोई भी गैस, कार्बन तो क्या है? सॉलिड है, लकड़ी सॉलिड थी। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। और कोई भी गैस हो वो अकेली नहीं रह सकती, यानी वो किसकी फॉर्म में रहेगी? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूलर बोले तो
हमेशा पेयर में रहेगी। ऑक्सीजन O2 होगा, यानी क्योंकि कोई गैस है वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम जानते ही हैं, वेल नोन है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब ये जो गैस की हमने रिएक्शन लिखी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की, ये क्या है, एक इक्वेशन है क्योंकि हमने इसे लिखा है, राइट। लेकिन अगर ये सामने हो रही होती है तो क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, राइट। क्लियर है। तो अभी इस चैप्टर की हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में और जाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया कि जब भी कोई रिएक्शन होगी उसमें कुछ ना कुछ बनता है। इससे आपको थोड़ा सा 9th का बेसिक बताती हूँ, ध्यान दें, पूरे चैप्टर में काम आएगा। सपोज करो कोई भी एटम, बोले तो एलिमेंट, एटम या फिर एलिमेंट, ये हमेशा कैसा लिखा जाता है, अकेला। अकेला बोले तो सिंगल। हाइड्रोजन है, एक गैस है बेटा, तो वो कैसे लिखा जाता है, डबल लिखा जाता है। लेकिन कोई एलिमेंट बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ कार्बन, तो कार्बन एक सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड क्या होगा, अकेला रह सकता है। एलिमेंट्री फॉर्म यानी कि अकेला, एक एटम हमेशा अकेला सी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं एक मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, पेयर में। और पेयर में लिखने का मतलब क्या होगा, उसके पैरों में हमेशा 2 लिखा होगा, यानी कि वो दो दो के पेयर में होते हैं। हाइड्रोजन हमेशा ऐसे मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है उसका, हाइड्रोजन का, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये ऐसे ही पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। ऑक्सीजन भी सिमिलरली, ऑक्सीजन के पास दो दो ऐसे करके वो पेयर बना देता है, और ये इनकी बॉन्ड्स होते हैं, राइट। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो भी एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो वहाँ हमेशा म्यूचुअल बॉन्ड्स भी शेयर हुए होंगे। क्लियर है, क्लियर है। अभी हम जब बात करेंगे, एलिमेंट की हो गई बात हमारी, हमने एक मॉलिक्यूल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कंपाउंड की, राइट। और आपको पता ही है कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन जब करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। सपोज करो एक एलिमेंट मैंने बोला ओ, ओ नहीं, एलिमेंट बोला तो एच, अकेला है। एक एलिमेंट बोला ओ, ये दोनों मिलकर कुछ बन सकते हैं क्या। अगर मैं H2O बोलूं तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल था, ये एक एलिमेंट था, दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। कभी आपने H2SO4 सुना होगा, ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। वैसे ये आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये खुद एक कंपाउंड है। और छोड़ो, ये एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये एक सिंगल एलिमेंट हो जाएगा, और ये सब मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक बड़ा एलिमेंट बना रहे हैं, एक बड़ा केमिकल बना रहे हैं। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये सब क्या है, सॉल्ट्स हैं। क्या है, सॉल्ट्स हैं, राइट। जितने भी केमिकल होंगे उनको साइंस की लैंग्वेज में सॉल्ट्स कहा जाता है। बाद में हम टेस्ट करके पता लगाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है। अभी के लिए आप नोटिस करेंगे कि आपको कुछ चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन चैप्टर की जैसे जैसे फर्दर जाएंगे आप, तब आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या डिसाइड करेगा कि किसी एलिमेंट को हम क्या लिख कर, इसी कंपाउंड को क्या लिख कर बुला सकते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हम H2O को, यानी वाटर को, H2O ही क्यों लिखते हैं, खाली HO लिख देते, HO2 लिख देते, ये सब क्यों नहीं है, ये एग्जिस्ट ही क्यों नहीं करते। रीज़न देखें, आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने आने चाहिए ताकि जब भी आप रिएक्शन करें तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या बन सकता है। H2O को वाटर बोलते हैं, आपको पता है कि वाटर H2O की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, बट इन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करता। रीज़न सोचा कभी कि सिर्फ एक O को 2H चाहिए, ऐसा क्यों। नोटिस करो, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। दैट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाली शेल में 2 और बाहर वाली शेल में 6।
अभी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, बाहर वाले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। क्या ये पेयरिंग कर लेंगे? बिल्कुल, ये भी पेयर कर लेगा। अब हमारे ऑक्सीजन के पास टोटल 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आपको दिख रहा है अभी बॉन्ड बना सकते हैं? ऑब्वियसली यस। इसीलिए H2O जो है एक फॉर्मूला, एक वाटर का फॉर्मूला बनता है, बट HO नहीं बन सकता। इसी तरह से कभी HCl के बारे में सोचा हो? एक हाइड्रोजन और एक ही क्लोरीन क्यों है? HCl2 क्यों नहीं होता? HCl3 क्यों नहीं होता? H2Cl क्यों नहीं होता? ये सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। आपको पता है अगर हम इसको शेल में फिल कर दें तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का कैसे आएगा? 2, देन 6, फिर नेक्स्ट में 6 क्यों आएगा? सॉरी, 8, देन 17 करने हैं हमें, 7। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस शेल के अंदर। टोटल 8 आ सकते थे, बट आए कितने हैं? सिर्फ 7। मतलब इसके पास -1 वैलेंसी है, और इसके पास +1 वैलेंसी है। ये दोनों, अब H को देखिए और Cl को, इसके पास +1 वैलेंसी है, इसके पास -1, तो इजीली आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? HCl। इसी तरह हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो आपने अभी ऊपर ऊपर भी देखा क्या हुआ है हमारे साथ। वाटर H था, हाइड्रोजन के पास वैलेंसी क्या है? +1, ऑक्सीजन के पास क्या है? -2। तो ये क्या बनेगा बेटा? H2O। क्लियर है? अब मुझे लगता है हम चैप्टर की फर्दर पार्ट में जा सकते हैं। अगर आपको इतना पार्ट समझ आ गया है तो आप इजीली इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। हमने बात करी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, जहाँ पे हमने ये देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाली रिएक्शंस और उनसे बनने वाले न्यू न्यू प्रोडक्ट्स, ये हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। फर्दर हमने ये देख लिया है कि कभी आपने नोटिस किया हो डेली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सपोज करो मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर समर्स में रख दें तो क्या होता है? दूध फट जाता है ना। आयरन को, आयरन का पैन है, आयरन की नेल है, तवा है, उसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में यानी नमी वाले एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रख दो तो क्या होगा? उस पे जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। तो क्या ये आयरन बदल के कुछ और बन गया? ये मिल्क बदल के कुछ और बन गया, जो फर्दर वापस नहीं बदल सकती। ऐसी केमिकल चेंजेस को ही तो केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ग्रेप्स फर्मेंट हो जाएं, किशमिश बन जाता है, राइट? फूड कुक करने के बाद एक बार पक गया तो क्या वो वापस से कच्चा खाना बन सकता है? नहीं। ये सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। भोजन डाइजेस्ट हो जाए अगर बॉडी के अंदर तो क्या होगा? क्या वो वापस से भोजन बन सकता है? वो फूड वापस जनरेट नहीं हो सकता। जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम सांस लेते हैं हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वो फर्दर ब्रेक डाउन होके क्या बन जाते हैं? वापिस हमारे माउथ से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्रॉपलेट्स। ये सारी रिएक्शंस जब एक बार हो जाती हैं तो दोबारा रिवर्स नहीं हो पाती, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। और इनकी रिएक्शंस हम इस चैप्टर के अंदर फर्दर पढ़ेंगे। फर्दर आपको देखना है अब इस चैप्टर की डिटेल को। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है बेसिकली? केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी? रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि कुछ किसी केमिकल के साथ होने वाला रिएक्शन। बेसिकली अभी आपने बात करी थी कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? लकड़ी जली, हवा में जली और उसने धुआं निकाला। क्लियर है ना? थोड़ा सा इजी हो गया होगा। लकड़ी सॉलिड थी, ऑक्सीजन गैस थी, इसलिए O2, और एक नया कंपाउंड बना जो कि क्या था? धुआं था ना। क्लियर है? ये भी क्या है? गैस है, राइट? जब ये बना तो आपने नोटिस किया होगा दो चीजें मिली, कि जो दो चीजें रिएक्शन से पहले मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते होते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, राइट? जो मिलकर किसी रिएक्शन को
फॉलो कराते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। और जब कुछ बनता है आफ्टर रिएक्शन वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब सपोज करो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेस्पिरेशन की बात करी, हमने बोला कि हम सांस लेते हैं। आपको पता है ना कि फूड क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आपको पता है ये क्या था, ग्लूकोज है, राइट, जो हमें कहाँ से मिलता है, फूड के थ्रू मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब ये ग्लूकोज डायरेक्टली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, राइट। हमें क्या करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है। और जब ये सब मिल जाता है तो आप देख रहे हैं, आपको इजी होना चाहिए। फर्दर में जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कि इट्स क्वाइट ईजियर, आप जितना सोच रहे हैं। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। आपको कार्बन और ऑक्सीजन दिखा, आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। आपको H दिखा, O दिखा, आप वाटर निकाल दो। क्लियर है, आपने कार्बन भी निकाल दिया है, ऑक्सीजन भी निकाल दिया है, हाइड्रोजन भी निकाल दिया है। आपको ये फर्दर हम पढ़ाएंगे कि इनको रिएक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि देखें अपने यहाँ 6 कार्बन थे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट तो कम नहीं है, एक ही कार्बन बना है। तो कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना बहुत जरूरी है किसी भी रिएक्शन में। मान लो आप 100% रिएक्टेंट डाल रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट भी तो कितना बनाना है, 100% ही बनाना है ना, इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कार्बन 6 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 कर दूं। याद रखना पैरों में कभी मत करना, मॉलिक्यूल्स को हमेशा नीचे लिखा जाता है, बट जितना हम अमाउंट बढ़ाते हैं वो अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, हमेशा आगे लिखा जाएगा। क्लियर है, 6 कार्बन कर दिए। आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इधर कितने हैं, 2। यहाँ 6 कर दो, 6 2 जा 12। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। ऑक्सीजन देखें 6 है और प्लस के बाद लिखा है तो 6 और 2 8 है। यहाँ कितने हैं, यहाँ तो सिर्फ 6 है। तो मैं इधर मेंटेन करूं या इधर करूं, देखो ये रहा 6, 6 2 सा 12, मतलब यहाँ 12 ऑक्सीजन ये रहे और 6 ये 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, एक और 6 लगाऊं, 6 और 6, 6 2 सा 12 और 6 18, बैलेंस हो गई रिएक्शन। इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, जो हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको नोटिस सिर्फ ये करना है कि मैंने आपको क्या क्या बताया है आज के लिए। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होंगी क्या, जो भी हमारी रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकली, राइट, वो केमिकल रिएक्शन है। और उसे अगर हम फर्दर राइट डाउन करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी कोई केमिकल इक्वेशन होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितने सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर कोई एलिमेंट रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देता है, राइट। क्लियर है, सपोज करो ना वही मिल्क जो है हमारा, वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब उसको क्या मिली होगी वहाँ पे, ह्यूमिड एनवायरनमेंट भी मिला होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा मिला होगा, राइट। और उसकी वजह से उसने क्या बनाया, वो फटा हुआ दूध, राइट, रॉटन मिल्क। वो क्या है, एक नई चीज़ ही तो बनी है। बट अगर इन सब के हम केमिकल नाम लिखते हैं तो ये क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी ना। हो तो ये केमिकल रिएक्शंस ही रही है, लेकिन हम इसको जब नोटिस करते हैं, इसको लिख कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हो रहा है। क्लियर है, फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर की एग्जैक्ट स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में पता चलेगा। थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।